हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम MPSC 001 यानी कि इंडिया एंड द वर्ल्ड के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये यूनिट 1 से 8 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दी है। इसके बाद मेरा सेम इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसके अंदर हम आपके यूनिट 9 से लेकर 16 तक कवर करेंगे। अगर आपको एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स को स्कोर करना है तो आप मेरे ये दो वीडियोस को देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड इसका पार्ट 2, और उससे ही आपका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का वो सारा कवर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर्स या फिर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट मैसेज इस नंबर पे कर पाएंगे। सो नाउ दोस्तों चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 पे, जिसके अंदर आपको इंडिया के वर्ल्ड व्यू का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बारे में बात करनी है। तो देखो, कोई भी जो कंट्री होती है उसका एक वर्ल्ड व्यू होता है, वर्ल्ड को लेकर उसकी कुछ नीतियां होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या है। सो अ कंट्रीज वर्ल्ड व्यू मीन्स द वे इट सीज एंड डील्स विद द वर्ल्ड, कि वो कंट्री दुनिया को किस नजरिए से देखती है और किस नजरिए से उस दुनिया के साथ डील करती है। This thinking is shaped by its culture, tradition and historical experiences. So किसी भी कंट्री का जो वर्ल्ड व्यू है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन या उस कंट्री के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया और उसके पीछे कुछ दो एंशिएंट इंडियन आइडियाज रहे। जैसे कि सबसे पहला आइडिया क्या रहा था कि पीस शुड नॉट ओनली मीन नो वॉर बट ऑल्सो पॉजिटिव कोऑपरेशन, कि अगर हमें देश के अंदर शांति स्थापित करनी है तो केवल वॉर न करना काफी नहीं है, पॉजिटिवली एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो दूसरा चीज इंडिया के वर्ल्ड व्यू में हमने देखा वो क्या था, दैट कंट्रीज शुड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड, भलाई के लिए देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सो दिस इज कि आप यहाँ पे ये चीज समझ पा रहे होंगे कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है और आजादी के बाद इंडिया का वर्ल्ड व्यू किन दो चीजों पे फोकस कर रहा था। अब हम क्या देखते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं। अगर मैं बात करूं हमारे रिलीजियस जो पुराने बुक्स रहे हैं, ठीक है, लॉ बुक्स हो गई, रिलीजियस बुक्स हो गई, वेद, धर्मशास्त्र, मनु, ठीक है, बुद्धिस्ट जैन टीचिंग से आता है। और जो हमारी एपिक्स और स्टोरीज है, रामायण, महाभारत, पुराण, यहाँ इन सारी चीजों से इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यू बनती है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज हैं वो कहाँ से आती हैं, एंशिएंट ट्रेडिशन से, एंशिएंट बुक्स से, आइडियाज के द्वारा जो अलग अलग जनरेशंस के द्वारा एक दूसरे में पास ऑन होते रहे हैं। तो एंशिएंट इंडियंस बिलीव क्या करते थे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये सेपरेट नहीं है। जो हमारे मॉडर्न लीडर्स थे, थिंकर्स थे, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन सभी ने जो हमारे पुराने आइडियाज थे ना, ओल्ड ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थी, उनका यूज किया एक मॉडर्न इंडिया को शेप प्रोवाइड करने में। सो क्योंकि ये हमारी यूनिट नंबर 1 है, सो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना समझाया जा रहा है कि पुराने समय से इंडिया का दुनिया को लेकर द वे इंडिया सीज एंड डील्स विद द वर्ल्ड वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू और थीम्स हैं किन किन चीजों पे इंडिया का हमेशा से फोकस रहा। जैसे कि सबसे पहले आता है प्रेफरेंस फॉर द मिडल पाथ। अब ये हम कहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस किया जाता है वो क्या है, अवॉइड एक्सेस इन एवरीथिंग। यानी कि अगर आप वॉर कर रहे हो तो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, आप किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पागल ही हो गए उनके सपोर्ट में। तो इंडिया बिलीव्स इन अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स एंड चूजिंग अ बैलेंस्ड पाथ। तो इंडिया में हमेशा 4 गोल्स में बैलेंस करने की बात होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, कि इन चारों के बीच में अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर सारी चीजें इसी एक मॉरल वैल्यू पे काम करती हैं, ठीक है। दिस मीन्स अर्निंग मनी एंड एंजॉइंग लाइफ आर एक्सेप्टेबल इफ डन मॉरली, सारे कामों को मॉरल वैल्यू से करना। अब ये चीज हमने कहाँ देखी, ये जो लाइन मैंने आपको बोली कि इंडिया के अंदर हमेशा प्रेफरेंस फॉर मिडल पाथ रहता है, ठीक है। अब ये सारा जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो आपके पता है कैसे काम आएगी,
जब आप कोई आंसर लिखोगे तो उस आंसर के इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ये बेसिक नॉलेज बिल्डअप आपका यहाँ से होगा। सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया डिड नॉट फुली सपोर्टेड आइदर द वेस्टर्न कंट्रीज और द सोवियत यूनियन। ना तो इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट किया और ना ही इंडिया ने उस समय सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया। इंस्टेड इंडिया ने एक मिडल पाथ फॉलो किया, मिडल पाथ, और वो भी किस चीज का, नॉन अलाइनमेंट का मिडल पाथ फॉलो किया था। क्योंकि उस समय जो वर्ल्ड है वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक था सोवियत ब्लॉक और एक दूसरा था आपका यूएसए ब्लॉक। तो इंडिया ने क्या करा कि किसी के साथ भी अलाइनमेंट नहीं किया। इंडिया ने डेमोक्रेसी और फ्रीडम को तो सपोर्ट किया, साथ ही साथ उसने एंटी कॉलोनियलिज्म और सोशल जस्टिस की मांग भी की। तो हमें दोनों के तत्व इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उस समय देखने के लिए मिले थे। और इंडिया ने गाइस उस समय काम किया था एक पीस मेकर की तरह। जो भी क्राइसिस चल रही थी कोरिया में, इंडो चाइना में, सुएज कैनाल में, वहां पे एक पीस मेकर की तरह काम किया। और दूसरा जो प्रेफरेंस इंडिया का रहा है, सबसे पहले समझ गए आप, जो ट्रेडिशनल वैल्यू के नेचर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला आपका हो गया प्रेफरेंस फॉर द मिडिल पाथ एंड देन वी हैव टॉलरेंस। तो इंडिया का एक लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है हमेशा दूसरों के बिलीव्स को, दूसरों के ओपिनियंस को क्या करना, रिस्पेक्ट करना। इंडिया वेलकम पीपल जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन से आते हैं, सीरिया के क्रिश्चियंस हो गए, ज्यूइश हो गए, पारसीज हो गए, इंडिया ने हमेशा उन लोगों को सपोर्ट किया है, उनकी रिस्पेक्ट की है। एंशिएंट इंडियन थॉट बिलीव दैट ट्रुथ कैन हैव मेनी फॉर्म्स। तो सच जो है उसके कई फॉर्म्स हो सकते हैं, और जो डिस्कशन है वो लोगों को एक दूसरे को समझने में हेल्प करता है। इसीलिए इंडिया हमेशा दूसरे धर्मों का, दूसरे लोगों का हमेशा से सम्मान करता आया है। रिलीजियस हार्मनी को सपोर्ट किया है हमारे पुराने एम्परर्स ने भी। तो इंडिया का ये जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देखने के लिए मिला, क्योंकि इंडिया ने पीसफुल सॉल्यूशंस की मांग की। इंडिया प्रेफर्ड पीसफुल सॉल्यूशंस थ्रू डिस्कशन इंस्टेड ऑफ वॉर। तो वॉर के स्थान पे, ठीक है दोस्तों, वॉर के स्थान पे इंडिया ने किस चीज को सपोर्ट किया, पीसफुल डिस्कशंस को सपोर्ट किया। इसमें क्या क्या आता है आपका, पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ हो गया, या फिर पाकिस्तान के साथ नो वॉर प्रपोजल हो गया। ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, ये यहाँ पे गाइस एग्जांपल्स हैं टॉलरेंस के। नाउ इंडिया ने हमेशा से एक पावरफुल कंट्री रहा है, पर कभी भी किसी दूसरी कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करी। इसका मतलब होता है नो इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन को इंडिया ने अपनाया। दैट मीन्स कि एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स मोस्टली स्टेड विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने मोस्टली अपने सब कॉन्टिनेंट पे ही कब्जा किया है। इंडियन जो कल्चर है वो साउथ ईस्ट तक गया, ट्रेड के द्वारा, रिलीजन के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा गया, लेकिन कभी भी हमने मिलिट्री फोर्स उन लोगों के ऊपर नहीं लगाई। इंडिया की हमेशा से एंटी कॉलोनियल पॉलिसी रही है। सो सिंस इंडिया सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने हमेशा ही कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज उठाई है। जो अलग अलग जो कंट्रीज थे वहां पे फ्रीडम मूवमेंट्स को इंडिया ने सपोर्ट किया है, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, नामीबिया, हर जगह पे। और ऑल्सो हमने क्या 1971 में बांग्लादेश को भी आजाद करवाया था। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो कि इंडिया का जो वर्ल्ड को लेकर व्यू है, कौन कौन सी वैल्यूज को इंडिया फॉलो करता है, और उन वैल्यूज के साथ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं जो दिखाते हैं कि हाँ ये चीजें ट्रू हैं। कभी भी इंडिया ने कोई इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन नहीं रखा, इंडिया की पॉलिसी एंटी कॉलोनियल है, टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसके अलावा मिडल पाथ को हम हमेशा से अपनाते आए हैं। सो नाउ इसका ब्रिटिश रूल ने इंडिया की जो थिंकिंग है उसको कैसे चेंज किया है। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा कि ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश पे। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया की थिंकिंग को 3 मेजर तरीकों से चेंज किया। सबसे पहली चीज, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया था, हमारे साथ अनफेयर ट्रीट किया था हमें, तो इंडिया एंटी कॉलोनियल थिंकिंग हो गई, यानी कि वी ऑलवेज अपोज द कॉलोनियलिज्म। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल्स को सपोर्ट किया दूसरी कंट्रीज में। उसके अलावा रेसिज्म के खिलाफ रहा इंडिया, क्योंकि हमने रेसिज्म को सहा था। ठीक है, तो सिंस हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा, तो इस वजह से वी वर ऑल्सो अगेंस्ट द रेसिज्म एंड वी वर अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। नाउ इन द फाइनल समरी ऑफ द यूनिट 1 हम बताएंगे कि नेहरू के समय इंडिया ने मेनली पीस, नॉन वायलेंस और नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई थी, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय गौतम बुद्धा एंड द महात्मा गांधी। बट नॉन अलाइनमेंट वाज आल्सो प्रैक्टिकल बिकॉज इट केप्ट कोल्ड वॉर टेंशन अवे फ्रॉम इंडिया। और उस समय नॉन अलाइनमेंट को लेकर आना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। क्यों था?
क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, तो कोल्ड वॉर की टेंशंस में हम नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। और हमें, क्योंकि हम आज़ाद हुए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, और इसकी वजह से ही इंडिया 1962 चाइना वॉर के अंदर इंडिया को सपोर्ट मिला। नाउ आफ्टर 1962 क्या होता है कि अब इंडिया थोड़ा सा रियलिस्टिक बन गया, और अब हमने क्या करा, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे फोकस करना शुरू कर दिया था। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आज भी फॉलो करती है उसके हिस्टोरिकल वैल्यूज को एंड उसके ट्रेडिशंस को। सो गाइस, यहाँ पे देखो, पता है क्या है कि आप इसको एक कहानी की तरह समझ सकते हो। अभी यूनिट 1 में आपको सिर्फ इतनी कहानी समझ में आई है, अपने देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी की कहानी को आप जब आप दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको फॉरेन पॉलिसी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल आपने सिर्फ ये जाना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन कौन सी वैल्यूज को और कौन कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करती आई है, या कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी है। नाउ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कौन सी अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है कि किस तरीके से इंडिया डील करता है दूसरे कंट्रीज के साथ, एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय जस्ट वन थ्योरी और आइडिया। तो अलग अलग सिचुएशन को जानने के लिए हमें अलग अलग अप्रोचेस को अपनाना पड़ता है। सो ड्यूरिंग वॉर और बॉर्डर टेंशंस, इंडिया में फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पावर, और जब ट्रेड का डिस्कशन होता है तो उस समय इकोनॉमी और कॉपरेशन पे फोकस किया जाता है। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ना कि फिक्स्ड है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्टिव है, और पैसिव का मतलब क्या होता है कि जब दूसरा रिएक्ट करे सिर्फ हम तभी रिएक्ट करें। बट वी आर एक्टिव इन आवर फॉरेन पॉलिसी, एंड आवर फॉरेन पॉलिसी इज वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज उसके पीछे कुछ कारण है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल क्यों है। तो कारण ये है कि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया हैज ऑलवेज ट्राई टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंटली विदाउट फुली डिपेंडिंग ऑन पावरफुल कंट्रीज। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट रही स्टार्टिंग से। हम कभी भी किसी पावरफुल कंट्री के सपोर्ट में नहीं गए, और कभी भी हमने किसी पावरफुल कंट्री पे डिपेंड नहीं हुए हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दोस्तों बेस्ड है रियलिज्म पे। रियलिज्म का मतलब क्या होता है, मीन्स बीइंग प्रैक्टिकल एंड फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इमोशंस और आइडियाज, आइडियल आइडियाज, ठीक है। कि ये सही होना चाहिए, आइडियल्स पे और इमोशंस पे बेस्ड ना होकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमें रियलिज्म पे बेस्ड लगती है। दैट मीन्स बीइंग मोर प्रैक्टिकल एंड फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। सो रियलिस्ट क्या बिलीव करते हैं, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंट्रीज सर्वाइव थ्रू पावर एंड स्मार्ट डिस्कशन। तो यहाँ पे रियलिज्म के अंदर बात की जाती है कि हमें अपनी पावर को बढ़ाना है, और स्मार्ट डिस्कशंस के साथ मोर एंड मोर कंट्रीज के साथ हमें जुड़ना है। सो फॉर एग्जांपल, आप इसको समझिए कि दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर उनकी बॉर्डर की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई आइडियलिस्ट अप्रोच को अपनाएगा तो वो क्या बोलेगा, लेट अस ट्रस्ट ईच अदर एंड मेंटेन पीस। वहीं एक रियलिस्ट क्या करेगा, वो बोलेगा या पीस इज गुड बट वी मस्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर आर्मी इन केस प्रॉब्लम अराइजेज। मतलब कि वो इन केस की बात भी करेगा कि हाँ ठीक है, शांति की स्थापना कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए। सो इंडिया भी आज के समय में इस रियलिस्टिक थिंकिंग को ही फॉलो करता है। आई होप, देखो अब पता है क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कि क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द रियलिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसमें यही आंसर लिखोगे। सबसे पहले आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करोगे, देन आप बताओगे कि रियलिज्म क्या होता है, उसके बाद आप शुरू कर दोगे मेन आइडियाज। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो शुरू होता है कि आपके रियलिस्ट अप्रोच के क्या क्या मेन आइडियाज हैं। सबसे पहली चीज जो रियलिस्ट अप्रोच में फॉलो की जाती है वो ये है प्रैक्टिकल थिंकिंग, की जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। देन आइडियोलॉजी, रियलिस्ट बिलीव करते हैं दैट फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नीड्स नॉट ऑन इमोशंस, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजों पे होना चाहिए। क्या बिलीव करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी उस समय हमारे देश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे बेस्ड होना चाहिए। दे थिंक कंट्रीज मस्ट थिंक स्मार्टली एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कंट्रीज को स्मार्टली सोचना है। सो इफ अनदर कंट्री बिकम्स मिलिट्री स्ट्रॉन्गर नियर बॉर्डर, तो इंडिया को इस चीज को इग्नोर नहीं करना है और अपने आप को भी बॉर्डर की लड़ाई के लिए इंडिया को
प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज जो यहाँ पे मेन होती है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है वो क्या होता है, हमारा देश का इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो पहली चीज आप समझ गए कि प्रैक्टिकली हमें सोचना है, रेदर देन फॉलोइंग एनी आइडियोलॉजी वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकल। नाउ जो हमारा सेकेंड आइडिया है वो क्या है कि हमें अपने देश का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे पहले आता है। सो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज नेशनल इंटरेस्ट। दिस मेनली इंक्लूड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, यानी कि कंट्री को प्रोटेक्ट करना है एनिमीज के द्वारा और देश में एकता बना के रखना, मतलब इंटरनली कंट्री को स्टेबल करना इंपॉर्टेंट है। देश की सिक्योरिटी और देश की यूनिटी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग एल्स उसके बाद आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडिया में वांट फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्री बट इफ सिक्योरिटी इज थ्रेटन सिक्योरिटी बिकम्स अ प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद पाकिस्तान तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हमारी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, देन जो तीसरा रियलिस्ट अप्रोच में फॉलो किया जाता है वो ये कि जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स आर द मोस्ट पावरफुल प्लेयर्स। सो रियलिस्ट बिलीव करते हैं दैट द वर्ल्ड इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द कंट्रीज नॉट इमोशंस और वैल्यूज, कि दुनिया को कंट्रीज चला रही हैं, कोई इमोशन या कोई वैल्यूज नहीं चला रहे हैं। तो पावरफुल जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल रूल्स को बनाती हैं, मिलिट्री पावर हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वहां पे किसकी चलती है, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी चलती है। सो कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड चाइना, उनका काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हम देख पाते हैं बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली पावरफुल। सो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि तीन चीजें हैं। पहली चीज कि कंट्रीज जो है सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स होते हैं, तो रियलिस्ट का विश्वास है कि जो वर्ल्ड है वो इन कंट्रीज के द्वारा ही चलता है। ओके, ये कंट्रीज ही ग्लोबल रूल्स को बनाती हैं। दूसरी चीज कि देश का जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले आता है और प्रैक्टिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है रेदर देन आइडियोलॉजी, और यही हमारे मेन आइडियाज होते हैं रियलिस्ट अप्रोच के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम मेन गोल समझेंगे कि इंडिया के अंडर रियलिज्म क्या मेन गोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आंसर राइटिंग में भी आपकी ये हेल्प करेगा। सबसे पहले इंडिया का मेन गोल रहा है एक ग्रेट पावर बनना। सो इंडिया वांट्स टू बिकम अ मेजर ग्लोबल पावर। इंडिया के पास काफी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी हो गया, लार्ज इकोनॉमी हो गया, ये सारी स्ट्रेंथ है और ये सारी स्ट्रेंथ ही इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनने में हेल्प करेंगी। ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स, जैसे कि इंडिया जब अपने स्पेस मिशंस करता है तो इंडिया की इन द वर्ल्ड उसकी रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है। तो अपने जो भी हम स्पेस मिशंस करते हैं या अपनी डिफेंस की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उसके पीछे हमारा मेन आइडिया क्या है, दैट इंडिया शुड नॉट रिमेन अ वीक कंट्री, इट शुड बी बिकम एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर। कि हमें ऑन द ग्लोबल लेवल हमें आगे बढ़ना है, हमें कोई वीक कंट्री हम नहीं है, हमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनना है, एक ग्लोबल प्लेयर बनना है। तो सबसे पहले इंडिया का जो मेन गोल है वो क्या है, इज टू बिकम अ ग्रेट पावर। द मेन गोल ऑफ इंडिया अंडर रियलिज्म इज टू बिकम अ ग्रेट पावर। द सेकेंड गोल इज इंडिया वांट टू लीड इन साउथ एशिया। जो भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारी कंट्रीज को लीड करना। इंडिया मतलब डोमिनेट नहीं करना चाहता बल्कि इनको लीड करना चाहता है। सो इफ अ पावरफुल कंट्री गेन्स टू मच मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया में सी इट एज अ सिक्योरिटी concern. Now, using world changes as opportunities. This approach says when the world changes, India should use that opportunity to rise. कि जब दुनिया में बदलाव आते हैं तो उस समय इंडिया को उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है। सो आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड द वर्ल्ड ऑर्डर चेंज। एक ऐसा समय था जिस समय कोल्ड वॉर चल रही थी, तो हमारे पास दो सुपर पावर्स थी, एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो वो एक ऐसा समय था जब इंडिया राइज कर सकता था, क्योंकि वर्ल्ड में अब पावर्स चेंज हो रहे थे, वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो रहा था। तो इंडिया ने इस टाइम को यूज भी किया। कैसे यूज किया, अपने फॉरेन रिलेशंस को इंप्रूव किया, इकोनॉमिकली इंडिया ने ग्रो किया और अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। सो दिस हेल्प इंडिया राइज इंटरनेशनली। अब यहाँ पे इंडिया के कुछ मेन आइडियाज हैं, जैसे कि आप अब इंडिया इंटरडिपेंडेंस कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आप सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन सकते हो। तो पहले लोग क्या करते थे
कि केवल सरकार मैटर करती थी, है ना। लेकिन आज के समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज मैटर करने लगी, एनजीओज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब मैटर करते हैं. सो अ ग्लोबल कंपनी इन्वेस्टिंग बिलियंस इन इंडिया कैन अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड जॉब्स. सो टुडे इकोनॉमीज आर आल्सो इन्फ्लुएंसेस फॉरेन पॉलिसी. तो एक चीज का कंक्लूजन आप यहाँ पे निकालो, वो क्या है कि कोई भी इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. एक ग्लोबल कंपनी जो है जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है. और सिक्योरिटी गाइस, अब केवल वॉर से बचना सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी का कंसर्न अब बड़ा हो चुका है. रियल सिक्योरिटी में गरीबी को खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, साइबर क्राइम्स को रोकना, बीमारियों को रोकना, ये सब भी रियल सिक्योरिटी कंसर्न्स बन चुके हैं. तो कोविड-19 ने क्या दिखाया, दैट हेल्थ कैन ऑल्सो बिकम अ ग्लोबल सिक्योरिटी इशू. ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कोविड-19 के टाइम पे जो आपका हेल्थ है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था. तो समझ रहे हो कि जो मेजर आइडियाज है फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो अब चेंज हो रहे हैं. केवल सरकार अब मैटर नहीं करती, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स मैटर करने लगी है. अब केवल वॉर को रोकना काफी नहीं है, दूसरी चीजों को पूरा करना, गरीबी को खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना भी इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी एक रियल पावर है. अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर. इसका मतलब a rich country with advanced technology usually has more influence globally. India should focus on trade, business, investment and economic partnership. तो देखो ये जो चीजें है ना, कि अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे इंडिया अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकता है या फिर इंडिया किस तरीके से आज के समय में अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव कर सकता है समय की मांग के अनुसार, तो अब इंडिया को क्या करना है कि इकोनॉमी एक रियल पावर है. तो रिच जो कंट्रीज हैं उनकी तरह इंडिया को अपने ट्रेड, बिजनेस, इन सब पे फोकस करना है. और इम्पॉर्टेंट है कि इस समय इंडिया साउथ एशिया के साथ बेटर पॉलिसीज को अपनाए. टेंशंस जो है पाकिस्तान के साथ उन्हें कम किया जाए. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज फाइटिंग हमें कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग पे काम करना चाहिए और पीपल टू पीपल रिलेशंस को अच्छा करना है. उसके अलावा जो रीजनल कॉपरेशन है सार्क के अंदर, सार्क क्या है आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन. सो इंडिया को अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशंस को अच्छा करना है. सार्क कंट्रीज के साथ ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम करना है. इसके पीछे एक आइडिया क्या आता है फॉरेन पॉलिसी का, वो ये कि अगर नेबर्स इकोनॉमिकली आपके साथ कॉपरेट करते हैं तो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रोका जा सकता है. और इंडिया के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं, इंडिया को उन्हें इंप्रूव करने पे काम करना चाहिए. और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब बन रहा है. तो कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं. क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो वीक कंट्रीज को कंट्रोल करती हैं. नाउ इसकी वजह से उनकी इंडिपेंडेंस खतरे में चली जाती है. ग्लोबलाइजेशन समटाइम्स रिड्यूसेस अ कंट्रीज कंट्रोल ओवर डिसीजन. Example, if a country takes loan from the global institutions, conditions may be attached. The country may have to change policy. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक अब यहाँ पे इंडिया के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है. क्योंकि जब हमें लोन मिलता है तो वो लोन कुछ शर्तों पे मिलता है. इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा. ठीक है, दूसरा वो कंडीशंस को हम पूरा करेंगे तो वी विल वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह सकती हैं, वो कह सकती हैं कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे बट फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर इकोनॉमी, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और पुअर कंट्रीज अब क्या हो जाती है, बिग पावर्स जो है वो पुअर कंट्रीज के अंदर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से एंगर और नेशनलिज्म की भावना उन कंट्रीज में बढ़ जाती है. सो फॉर नाउ हमारी यहाँ पे जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो रियलिस्ट अप्रोच है उसके बारे में जाना कि कौन कौन से मेन मुद्दे हैं और किस तरीके से जो इंडिया है वो अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, किन चीजों पे इंडिया को काम करने की आवश्यकता है. अब हम यहाँ पे जानेंगे यूनिट नंबर 3 में कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से मेजर डिटरमिनेंट्स हैं. सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि किस तरीके से इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ डील करता है. इसका जो मेन एम है वो क्या है कि हम उन कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ वर्ल्ड में पीस भी बना के रखें. ठीक है, क्या है मेन एम,
to protect India's interest while also helping maintain peace in the world. Because India was once under the British rule, its foreign policy supports freedom, equality, peace and independence. तो क्योंकि हम एक ऐसा समय था जब हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, तो इसी वजह से हम फ्रीडम, इक्वालिटी, पीस, इंडिपेंडेंस इस सभी को सपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। किसी भी कंट्री की जो गाइस जो प्रायोरिटी होती है उसकी सेफ्टी होती है। तो इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंडिपेंडेंस, अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना और अपने आप को फॉरेन जो थ्रेट्स हैं उनसे बचाना। इंडिया वांट्स टू मेक ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंटली विदाउट प्रेशर फ्रॉम द पावरफुल कंट्रीज। तो पहला समझ गए आप, पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इंडिया का, प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया डिड नॉट फुली ज्वाइन द यूएसए और द सोवियत यूनियन। क्यों नहीं करा था इंडिया ने ज्वाइन? बिकॉज वहां पे वो डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम चाहता था। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना। दूसरा इंडिया का क्या है मोटिव, वर्ल्ड के अंदर पीस और हार्मनी को बढ़ावा देना, ताकि वर्ल्ड के अंदर जो वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन और सफरिंग्स आती हैं उन्हें रोका जा सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके, फ्रेंडशिप को बढ़ावा देता है इंडिया। सो इफ टू कंट्रीज आर फाइटिंग, इंडिया यूजुअली सपोर्ट, वहां पे क्या होता है कि वॉर नहीं करते, इंस्टेड ऑफ वॉर हम सपोर्ट करते हैं बातचीत पे और नेगोशिएशन पे। तो समझ में आया? जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। दूसरा हमारा है वर्ल्ड पीस और हार्मनी को प्रमोट करना। तीसरा है कि हम कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने खुद ही कॉलोनियलिज्म क्या था, जब पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है। तो आजादी के बाद हमने कॉलोनियलिज्म के हम अगेंस्ट खड़े रहे, हमने अफ्रीकन कंट्रीज को भी आजाद करवाया, एशियन नेशंस को भी आजाद करवाया और हमने रेसिज्म के हम खिलाफ रहे। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड के हम खिलाफ थे। अपार्थीड का मतलब होता है जब जो ब्लैक लोग होते हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। सो इंडिया बिलीव्ड नो पर्सन शुड फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ रेस और स्किन कलर। इसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, क्योंकि इंडिया एक गरीब कंट्री है, तो यहाँ पे मनी, टेक्नोलॉजी, ये सबको हमें बढ़ावा देना है और गुड रिलेशंस बनाने हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशंस बनाए हैं इतिहास में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी और सोशलिस्ट कंट्रीज के साथ भी। उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही रहा था कि हमें उनसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सब चाहिए था। सो इंडिया ऑल्सो वांटेड अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, फेयर सिस्टम होना चाहिए जहां पे पुअर कंट्रीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स पे फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नॉर्मल बेसिक रूल्स जो कंट्री फॉलो करती है जब आप किसी दूसरी कंट्री के साथ डील करते हो। सो पहला रूल जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली सेटल करना चाहते हैं। दिस मीन्स इंडिया सपोर्ट करता है टॉक्स, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस को इंस्टेड ऑफ वॉर। सो इफ बॉर्डर प्रॉब्लम हैपेंस, हम डिप्लोमेटिक टॉक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी चीज, हम इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन के लॉ को भी मानेंगे। ठीक है, हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे यूएन को, ताकि पीस मेंटेन करके रखा जा सके, कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस यूएन मिशन में भेजता रहता है। फिर जो तीसरा जो इंडिया का गोल, जो रूल इंडिया जो फॉलो करता है, बेसिक प्रिंसिपल जो इंडिया फॉलो करता है, वो है आपका पंचशील का प्रिंसिपल। दैट मीन्स कि आइडिया ऑफ पंचशील, पंच मीन्स 5, शील मीन्स प्रिंसिपल। दीज आर द 5 रूल्स जिसके अंदर हम दूसरी कंट्री की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करते हैं, किसी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे, किसी के इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वालिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देंगे। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। जब आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करोगे तो वहां पे पंचशील के बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडिया एंड चाइना फर्स्ट यूज्ड पंचशील टू इंप्रूव रिलेशन। सो आइडिया क्या था कि डिफरेंट कंट्रीज पीसफुली रह सके। इंडिया ने चाइना के साथ हमेशा से पंचशील प्रिंसिपल्स पे पहले स्टार्टिंग में काम किया था। इसके बाद जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है डिसआर्मामेंट को, यानी कि जो भी डेंजरस वेपन्स हैं उन्हें रिड्यूस करने पे, स्पेशली वो वेपन्स जो हैं मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर आपके क्या आते हैं, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल
वेपन्स, ठीक है, इनका डिसआर्मामेंट करना, मतलब कि कोई भी कंट्री अपने पास ऐसे वेपन्स को नहीं रखेगी। इंडिया का विश्वास है कम से कम वेपन्स होंगे तो वर्ल्ड हमारा और भी सेफ बनेगा। बट इंडिया ऑल्सो से सिक्योरिटी शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। वी आर्ग्यू दैट पावरफुल कंट्रीज के पास भी वेपन्स को उन्हें रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो वीकर कंट्रीज से ही एक्सपेक्ट करते हैं तो। नाउ देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन करो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, है ना, या फिर कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के। इसका मतलब आता है कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके डिसीजंस हैं, उसको कुछ ना कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे और उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हर एक कंट्री की जो लोकेशन है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशन मैटर करती है, ज्योग्राफी कि कितना साइज है। अब एज यू नो कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और हम कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन सभी के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनके साथ स्टेबल रिलेशंस को बना के रखें। अगर हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे तो हमारी बॉर्डर टेंशन इंक्रीज होंगी। तो डिटर्मिनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि आपका ज्योग्राफी, क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है तो हमें बॉर्डर रिलेशंस अच्छे बना के रखने हैं। दूसरा, इंडिया के लिए इंडियन ओशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा ट्रेड है वो सी के द्वारा होता है। कॉलोनियल पावर्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब सी के माध्यम से इंडिया है। तो इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन में भी पीसफुल रिलेशंस रहें। इंडिया स्ट्रॉन्ग नेवी भी वहां पे रखता है ताकि हम ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर सके। उसके अलावा इंडिया की लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वेस्ट एशिया के लिए और साउथ ईस्ट एशिया तक जाने के लिए, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकली इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जब लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी तो इसीलिए की थी ताकि वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इनके साथ रिलेशंस को अच्छा कर सके। तो ये सारी पॉलिसी इंडिया क्यों अपना रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया क्यों अपना रहा है, या फिर इंडियन ओशन में अपनी नेवी क्यों खड़ी कर रहा है, तो उस सब के पीछे के कारण क्या है, उसकी ज्योग्राफी, उसकी लोकेशन। तो डेट मीन्स कि फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस में, फॉरेन पॉलिसी नीति निर्माण के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन ऑफ विच इज योर ज्योग्राफी, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। फिर इंडिया का इतिहास कैसा रहा या क्या इंडिया में ट्रेडिशंस है। तो स्टार्टिंग से ही हमारी थिंकिंग एंटी वॉर रही है और हम एक पीस लविंग और डिफेंसिव माइंडसेट को अपनाते हैं। उसके अलावा गांधी का एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इंडिया पे पड़ा है, जिसमें पीस, नॉन वायलेंस, ये सब हो गया। और हम सपोर्ट करते हैं एक टीचिंग जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसकी वजह से हम दूसरे देशों के साथ फ्रेंडशिप वाले जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करना चाहते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, तो क्योंकि हम इकोनॉमिकली वीक हैं तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो टू गेट हेल्प फ्रॉम बोथ साइड्स हमने कोल्ड वॉर के समय एक नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत की थी। तो आप देख सकते हो कि हर एक नीति के पीछे एक ना एक डिटर्मिनेंट काम कर रहा है। आप एक छोटा सा टेबल बना सकते हो और वहां लिख सकते हो कि कौन कौन से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स हैं। ओके, अब हमारी ऑयल डिपेंडेंसी भी है, बिकॉज हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें वेस्ट एशिया और अरब कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं, जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, ताकि हमें सिक्योर ऑयल सप्लाईज मिलती रहें। फिर फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारे लीडर हैं, ठीक है, लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी उस समय आपके प्रधानमंत्री होंगे उस साल, उनकी क्या नीति है, ठीक है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो भी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पीस पे, डिसआर्मामेंट, पंचशील पे फोकस करते थे। इंदिरा गांधी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखती थी, और अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बैलेंस डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ, यूएस के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव भी किया था। सो ये सारी चीजें हैं जो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। देखो, इस वाले यूनिट में से, यूनिट नंबर 3 में से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, नाउ गाइस चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जिसके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करनी है कि इंडिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कौन से डिसीजंस किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, सो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हाउ इंडिया डिसाइड्स व्हाट एक्शंस टू टेक रिगार्डिंग अदर कंट्रीज। जैसे कि
Should India improve relations with other country, or should we sign a trade agreement or not, or should India respond to a security threat? मतलब जो भी इंडिया में निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय आखिर कौन ले रहा है? तो ऑल दीज डिसीजंस आर द पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे मैटर करता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट मस्ट आंसर टू पार्लियामेंट एंड द पीपल। जो सरकार है वो लोगों के प्रति क्या है, यहाँ पे जवाबदेह है। अनलाइक किंग्स और डिक्टेटर्स हु कैन टेक डिसीजन अलोन, इंडिया के अंदर लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है, इसी वजह से दे ऑल आर अकाउंटेबल। पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता है। सो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि वी कैन सी द डिफ्यूजन ऑफ पावर। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या होती है, शेयर्ड होती है। इन द ओल्ड यूरोपियन कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी एक प्रकार का सीक्रेट होता था और मोस्टली उसको फॉरेन ऑफिस कंट्रोल करता था। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर काफी सारे पीपल और इंस्टीट्यूशंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में काम करते हैं, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पार्लियामेंट हो गया, इंटरनेशनल एजेंसीज हो गया, एनएससी आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पावर। वी कैन सी जो पावर है इट इज शेयर्ड अमंग मेनी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कई इंस्टीट्यूशंस में पावर आपकी बढ़ चुकी है, प्राइम मिनिस्टर में, पार्लियामेंट में और आपकी एजेंसीज में पावर बढ़ चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड अ zigzag प्रोसेस। सो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस दे आर नॉट वेरी स्मूथ और डायरेक्ट। डिफरेंट पीपल अलग अलग समय पे इसको ज्वाइन करते हैं। मतलब कोई भी मुद्दा उठता है तो उस पर डिस्कशन होता है, कोई डिसएग्रीड है तो उसके ओपिनियंस लिए जाते हैं, उसको बदला जाता है। सो प्रोसेस हम पूरी की पूरी स्ट्रेट और सिंपल ना होके, द प्रोसेस इज नोन एज अ zigzag प्रोसेस। सो इफ इंडिया फेसेस अ बॉर्डर इशू, अगर इंडिया ने कोई बॉर्डर इशू फेस किया तो यहाँ पे सबसे पहले मिलिट्री अपनी एडवाइस देगा, डिप्लोमेट बात करेंगे कि हमें बातचीत करनी चाहिए, इंटरनल एजेंसीज जो होंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स लेकर आएंगी, देन फाइनली पीएम और कैबिनेट मिलकर फाइनल डिसीजन लेंगे। सो द क्वेश्चन इज हु हैज द फाइनल अथॉरिटी? तो द फाइनल foreign policy decisions are usually made by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The final foreign policy decisions are usually made by a Council of Ministers headed by the Prime Minister. Okay, so but for important security matter, there is a smaller powerful group called Cabinet Committee on Security. अगर मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे मुद्दे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और उनके कैबिनेट काउंसिल के द्वारा ले लिए जाते हैं, बट स्टिल इफ अ मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मैटर इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, तो उसके लिए सीसीएस है, दैट इज योर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल ग्रुप जो आपके निर्णय लेते हैं वॉर से जुड़े हुए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए, डिफेंस से जुड़े हुए या फॉरेन क्राइसिस से जुड़े हुए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कंबाइनिंग अ कंट्री गोल, अपने देश के गोल को उसकी पावर के साथ कंबाइन करना, जिसमें एंड्स जो हैं वो मीन्स के साथ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एंड्स हैं हमारे गोल, जैसे कि मुझे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मैं आर्मी डिप्लोमेसी करूंगी, अलायंसेस बनाऊंगी। तो फॉरेन पॉलिसी में हम क्या देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि किसी भी कंट्री के गोल्स को उसकी पावर के साथ कंबाइन कर देना। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे MEA के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसमें से एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है ये आपका? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियाज मेन फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। और ये क्या है? इंडिया की एक मेन मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स के लिए काम करती है। Ministry of External Affairs is the main department that handles India's foreign relations. You can think of it as a India's foreign affair manager. Now ये इसका क्या काम है? क्योंकि ये इंडिया का फॉरेन अफेयर मैनेजर है तो इसका काम है टॉक करना विद अदर कंट्रीज, एग्रीमेंट्स को बनाना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हैंडल करना एंड इंडिया के अब्रॉड में जो इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करना। अब वी हैव पॉलिटिकल लीडरशिप इन MEA। कौन है यहाँ पे इसका हेड? तो वो है आपके फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड ही is a politician. He is also the part of the cabinet and he is appointed by the government.
ठीक है। सो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी लिखा है ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इनका काम है एक्सपर्ट के सजेशंस को रिव्यू करना, पॉलिसीज को अप्रूव करना और कैबिनेट को मेजर डिसीजंस को देना। तो फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स सी कि MEA कैसे काम करता है। Now, if India plans a new foreign agreement, experts first study it and then the foreign minister reviews it. तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कि MEA में कौन काम करता है। तो मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं इन द MEA दे कम फ्रॉम IFS, जो आपकी इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती हैं, जिसके एग्जामिनेशन UPSC के द्वारा करवाया जाता है। Now they all are specially trained in diplomacy, they are trained in negotiations, they know foreign languages also. समझ रहे हो? तो MEA इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी। और कौन पूरा का पूरा इसका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे लोग काम करते हैं। इसके अंदर एक फॉरेन सेक्रेटरी होता है हु इज नोन एज द टॉप ऑफिसर एंड ऑल्सो ही इज द हाईएस्ट परमानेंट ऑफिसर इन MEA। तो MEA में सबसे ऊपर कौन होते हैं आपके फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि टॉप ऑफिसर है। तो फॉरेन सेक्रेटरी को आप समझ सकते हो एज द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट इन फॉरेन अफेयर्स। द फॉरेन सेक्रेटरी क्या करेगा? फॉरेन मिनिस्टर को एडवाइस करेगा, पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करेगा और डिप्लोमेटिक जितना भी वर्क है उस वर्क को वो मैनेज करेगा। अब MEA के अलग अलग 3 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका टेरिटोरियल डिपार्टमेंट है, देन उसका फंक्शनल है और तीसरा क्या है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपका MEA है उसका हेड कौन है, वहां पे काम कैसे होता है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसका क्या है। अब यहाँ पे उसकी 3 आपकी डिविजन्स हो जाती हैं। कौन कौन सी? टेरिटोरियल डिवीजन, देन यू हैव फंक्शनल डिवीजन, आफ्टर दैट यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। सो MEA हैज मेनी डिपार्टमेंट्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले आपके टेरिटोरियल डिवीजन आते हैं, दीज डील विद स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि ईस्ट एशिया, अमेरिका डिवीजन, गल्फ डिवीजन, इनसे जुड़े हुए काम करते हैं। इसमें अलग अलग टीम्स होती हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के टॉपिक्स को हैंडल करती हैं। फिर आपका फंक्शनल डिवीजन आता है जिसके अंदर स्पेशल सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का मैटर है तो वो देखेंगे, या कोई प्रोटोकॉल हो गया, पॉलिसी प्लानिंग, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए वो काम करते हैं। फिर आता है मिनिस्ट्री का इंटरनल वर्क जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के द्वारा हैंडल किया जाता है। आप MEA का पूरा जो टॉपिक है वो आप नोट डाउन कर लो। देखो वीडियो में से जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना, आप इन शॉर्ट उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। और आपको नहीं करना है तो आप फिर इसके जो नोट्स हैं आप उन्हें परचेज कर सकते हो, वो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। नाउ गाइस, व्हाई पॉलिसी प्लानिंग इज important? तो ऑब्वियसली पॉलिसी प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। सो बिफोर 1962 India mainly depended on historical understanding but lacked proper planning and intelligence system. This weakness became clear during India-China war. तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर कमी थी, तभी तो हम इंडिया-चाइना वॉर को हार गए थे। तो वी मस्ट प्रिपेयर। तो हमें यहाँ पे क्या सीखा कि हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना है। अब एम्बेसीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एम्बेसी क्या है? एम्बेसी इंडिया के ऑफिस की तरह काम करती है दूसरी कंट्री में। इसका जॉब है is to collect information to improve relation and help citizens abroad. इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उसके अलावा जो कुछ इंफॉर्मेशन उनकी पब्लिक होती है एंड कुछ इंफॉर्मेशन उनकी सीक्रेट और सेंसिटिव होती है। तो इंडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का काम करता है, मतलब यूज करता है, जो उसका फॉरेन इंटेलिजेंस है। एग्जाम्पल ट्रैकिंग, फॉरेन सिक्योरिटी थ्रेट्स को वो ट्रैक करते हैं। फिर आपका IB डिपार्टमेंट हो गया। तो आप समझ रहे हो कि इस यूनिट के अंदर जितने भी इंडिया के डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ लेना है। देन वी हैव IB जो इंटरनल इंटेलिजेंस इनसाइड इंडिया हैंडल करता है। फाइनली वी हैव NSC। NSC इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजन है वो कभी कभी अनऑर्गेनाइज होते थे और उसमें डिले हो जाता था और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। सो द NSC वाज क्रिएटेड टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन। तो NSC का क्या गोल था? इज टू हेल्प इंडिया टेक बेटर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, स्पेशली वॉर को लेके, डिफेंस को लेके, टेररिज्म को लेके इंडिया क्या करे, बेटर डिसीजंस ले
बेटर फॉरेन पॉलिसी बनाए, इस वजह से एनएससी आया। अब एनएससी का स्ट्रक्चर जान लो। सबसे ऊपर उसका चेयरमैन जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं, डिफेंस, होम, फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके अंदर आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे कि मिलिट्री के चीफ हो गए, साइंटिस्ट हो गए, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। सो व्हाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नीड एक्सपर्ट एडवाइस। तो यहाँ पे आप देखते हो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज एनएसए। एनएसए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वो एक एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो नेशनल सिक्योरिटी को लेके एडवाइस करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एडवाइस फॉर द प्राइम मिनिस्टर, थिंक ऑफ एनएसए एज द पीएम्स टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होगा, वो होगा आपका एनएसए। ओके, समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या है, सब हमने एनएससी के बारे में जान लिया है, एनएससी का क्या मेन जॉब है, इसे क्यों बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, ठीक है। और नाउ अब हम यहाँ पे जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जो कि एक ग्रुप है जर्नलिस्ट का, स्कॉलर्स का, रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड मिलिट्री एक्सपर्ट का। इनका रोल है इंडिपेंडेंट सजेशंस देना। दे हेल्प प्रिपेयर इंडियाज ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है। 1999 का ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो प्रिपेयर किया गया था वो इनके द्वारा ही किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। अब एनएससी के साथ कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि एग्जाम में एनएससी से अलग से क्वेश्चन आता है, तो इसकी परेशानियां जानना भी इंपॉर्टेंट है। लाइक इसको मेजर क्राइसिस के समय प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता, और प्राइम मिनिस्टर सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी है उस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। लाइक ड्यूरिंग द कारगिल वॉर एनएससी वाज नॉट यूज्ड एक्टिवली एट फर्स्ट, और एनएससी के लिए बहुत सारा काम हो जाता है एक ही व्यक्ति के लिए। एक ही पर्सन पीएम का ऑफिस वर्क और सिक्योरिटी वर्क दोनों हैंडल करता है, तो उसके लिए यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है। रीजनल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। क्रिटिक्स से एक्सपर्ट्स आर ऑफन दिल्ली बेस्ड एंड मे नॉट फुली अंडरस्टैंड द रीजनल इशू, लाइक तमिलनाडु के इश्यूज, श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वो नहीं समझ पाते हैं। सो दीज आर द 3 मेजर प्रॉब्लम विद एनएससी। नाउ फिर पीएमओ हो गया। पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, it is also very powerful in foreign policy. Why? Because prime minister now play a major role in the world affairs also. So beginning PMO की beginning कहाँ से होती है? It was started in 1964 under the Lal Bahadur Shastri. He depended on expert advisors because he had less foreign policy experience. तो PMO पे वो डिपेंड थे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि उन्हें फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, लेस था। दैट इज वाई ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपर्ट एडवाइजरीज गिवन बाय द पीएमओ। बट इंदिरा गांधी के समय क्या होता है, जो पीएमओ है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पीएमओ का एक मेजर रोल रहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बांग्लादेश वॉर में, शिमला एग्रीमेंट में। और आज के समय में जो पीएमओ है उसमें ऑफिसर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स और एडवाइजर्स आते हैं। समय से sometimes the NSA working from PMO becomes more influential than even the foreign ministry. Now अब आप यहाँ पे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जानोगे। समझ रहे हो कि हम एक एक करके जो भी मेन आपके लीडर्स हैं फॉरेन पॉलिसी में, या जो भी फॉरेन पॉलिसी के लिए निर्णय लेते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे जान रहे हैं। यूनिट नंबर 8 तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप यूनिट 1 से 8 तक शॉर्ट नोट इस वीडियो से आप बना सकते हो। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो पार्लियामेंट चेक्स द गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। सो हाउ पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो भारत का पार्लियामेंट है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू वॉर एंड पीस, ट्रीटी, सिटीजनशिप, फॉरेन अफेयर्स, इन सब से जुड़े हुए लॉज पार्लियामेंट बनाता है। गवर्नमेंट जो है उसको जो भी डिसीजंस होते हैं वो पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। लाइक आफ्टर द 1962 चाइना वॉर, पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। दिस प्रेशर्ड फोर्स जवाहरलाल नेहरू टू रिमूव डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू पर प्रेशर डाला गया और उन्होंने रिमूव किया कृष्णा मेनन को। Parliament can pressure government also. So sometimes Parliament change government decisions. In 2003, Parliament pressured the government not to support the Iraq war. तो हम क्या देखते हैं कि जो पार्लियामेंट होता है उसने भी समय समय पर
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया है। नाउ यूनिट नंबर 5 है आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस से जुड़ी हुई। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे फॉरेन पॉलिसी इनपुट्स क्या होते हैं। फॉरेन पॉलिसी इनपुट्स मीन द पीपल, ग्रुप एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। तो फॉरेन पॉलिसी इज नॉट मेड ओनली बाय द गवर्नमेंट, दूसरी चीजें भी इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि ये रही क्या क्या, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, योर मीडिया, योर बिजनेस ग्रुप्स, एनजीओज, कम्युनिटीज, पब्लिक ओपिनियन, और वो लोग जो देश से बाहर भी रहते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी मोस्टली रिएक्टिव होती है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज ऑफन रिएक्टिव, मीनिंग इंडिया रिएक्ट्स टू द सिचुएशंस क्रिएटेड बाय अदर कंट्रीज। ठीक है, तो दूसरी कंट्रीज जब कोई सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करती हैं तो वहां पे फिर इंडिया क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इट इज रिएक्शन बेस्ड। सो एग्जाम्पल क्या है, इफ देयर इज टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मिलिट्री टेंशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बाय द अनदर कंट्री, तो इंडिया फिर उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि सो समटाइम्स इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स नॉट क्रिएटिंग देम। तो इफ अनदर कंट्री अटैक्स और क्रिएट टेंशन, तब इंडिया क्विकली रिएक्ट करता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में एक लिंक होता है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार बोला कि एक्सटर्नल अफेयर्स विल फॉलो इंटरनल अफेयर्स। तो सिंपल मीनिंग क्या है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स ऑन इंडियाज इंटरनल नीड्स एंड इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया को ऑयल चाहिए, फॉरेन पॉलिसी फोकस करेगी गल्फ कंट्रीज पे। अगर इंडिया ने टेररिज्म है तो फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे फोकस करेगी। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस। ओके, नाउ सो डोमेस्टिक नीड्स जो होती हैं, हम क्या देखते हैं, हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। सोसाइटी हमारे फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। सो फॉरेन पॉलिसी आइडियाज डू नॉट कम ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस। समटाइम्स जो हमारे सिटीजन्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी इनपुट कैसे काम करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में और कौन कौन से आउटसाइड चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। सो पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी बिकॉज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फॉरेन पॉलिसी को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके पीछे क्या होते हैं, कारण होते हैं। जैसे कि पहला कारण, दे वांट टू गेन पावर और रिमेन इन पावर। पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि पावर में रहना चाहती हैं, इस वजह से वो भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट पार्टीज में हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट फॉरेन रिलेशन। अब बीजेपी के आइडियाज फॉरेन रिलेशन के कांग्रेस से अलग होंगे, है ना। तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा था, व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉरेन पॉलिसी पे पूरा कंट्रोल नहीं था। उस समय हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते थे, यानी कि हम ब्रिटिश जो सरकार थी उसके ऊपर एक तरीके से प्रेशराइज करते थे। उनको जो ग्रुप्स थे वो ब्रिटिशर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करते थे। क्या बात हो रही है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, समझ रहे हो कि किस तरीके से हम प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते थे। फिर कांग्रेस जब पार्टी आती है तो उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, एंटी कॉलोनियलिज्म, इन सब चीजों को सपोर्ट किया। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेन रूल। फिर सोशलिस्ट पार्टी जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड सोशलिज्म चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वर्कर्स को इक्वालिटी मिले, वर्कर्स को राइट्स मिले। जो रिलीजियस पार्टीज होती हैं जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, वो रिलीजियस इंटरेस्ट को पूरा करना चाहती हैं। फाइनली हम क्या देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट एक कॉमन पॉलिसी बन जाता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी आइडिया वाज अ नॉन अलाइनमेंट। दिस वाज स्टार्टेड मेनली बाय जवाहरलाल नेहरू, मीनिंग इंडिया वुड नॉट फुली जॉइन आइदर द यूएसए और सोवियत मिलिट्री कैंप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो फॉर एग्जांपल,
if India wanted to stay independent and make its own decisions, even when non-Congress government came to power, they mostly continued the non-alignment. समझ रहे हो कि नॉन अलाइनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन था उस समय पे। क्यों था? क्योंकि हमें अपने इंडिपेंडेंट जो निर्णय है वो लेने ही लेने थे। जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, उसने अलाइनमेंट को नहीं खत्म किया, उन्होंने बोला कि तो जेन्युइन ही है कि नॉन अलाइनमेंट हमें रखना ही पड़ेगा। मेन आइडिया सेम रहा। फिर अब बीजेपी एरा में हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन शिफ्ट आता है। द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बिलीव्ड इंडिया शुड बिकम मिलिटरली स्ट्रॉन्गर, कि इंडिया को क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट किया। After coming to power in 1998, the government conducted Pokhran nuclear test. This officially declared India as a nuclear weapon state. तो पोखरन जो टेस्ट था वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर था, क्योंकि उसके बाद जो है इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में आ गया, यानी कि अब इंडिया वांटेड स्ट्रॉन्गर डिफेंस अगेंस्ट द थ्रेट। इसके बाद जो पार्टीज के मैनिफेस्टोज होते हैं और पब्लिक के जो ओपिनियंस होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट वेयर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लेन देयर प्लान्स एंड प्रॉमिसेस बिफोर इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन जीतने से पहले या इलेक्शन लड़ने से पहले हम यहाँ पे अपना मैनिफेस्टो देते हैं कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स ऑन विच वी विल वर्क. So these promises sometimes influence foreign policy. So some parties promise diplomatic recognitions to government. They support internationally. So after winning the elections, government often tried to fulfill these promises. तो सरकार क्या करती है कि इन promises को fulfill करने की फिर कोशिश करती है। तो अगर उसने कुछ बोला है कि वो ये करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, या उन्होंने बोला है कि हम तो स्पेस टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, तो वो उन्हें पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्शंस के बाद तो पार्टी का मैनिफेस्टो भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज मीडिया इंफॉर्मेशन देता है, सरकार को क्रिटिसाइज करता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करता है। सो पहले हम देखते थे कि जो न्यूज़पेपर थे दे सपोर्ट गवर्नमेंट थिंकिंग, बट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे वो एंटी यूएस ओपिनियंस डालने लगे। फिर राजीव गांधी के समय में जो मीडिया है वो पूरा प्रो वेस्ट बन जाता है। तो मीडिया सरकार पे प्रेशर डालता ही डालता है। समटाइम्स क्रिटिसिज्म इन द न्यूज़पेपर चेंजेस द पॉलिसी ऑल्सो। जब न्यूज़पेपर में कोई बात छप जाती है, मीडिया में वायरल हो जाती है वो चीजें, तो सरकार क्या करती है, पॉलिसी में चेंजेस भी कर देती है। तो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को उस देश का मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता ही करता है। ठीक है, कैसे करता है इसका एक उदाहरण है। क्या? ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया। इंडिया पब्लिकली केयरफुल रहा, बट प्राइवेटली इंडिया इस चीज के खिलाफ था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो इंटरनेट है, टीवी, इंटरनेट ने फॉरेन अफेयर्स को आज के समय बहुत ज्यादा विजिबल बना दिया है। हम वॉर्स के बारे में, डिप्लोमेटिक टेंशंस के बारे में जल्दी हमें जानकारी भी मिल जाती है। तो लोग भी, पब्लिक के ओपिनियंस भी पॉलिसी मेकर्स को इम्पैक्ट करते हैं। इंडियन डायस्पोरा और थिंक टैंक्स भी हैं। डायस्पोरा का मतलब होता है वो इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। उसमें दो ग्रुप्स आते हैं। एक आपका आता है PIO, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये डिसेंडेंट्स हैं इंडियन के जो लॉन्ग अगो वहां चले गए थे, फिजी में, अफ्रीका में, एंड ये इंडिया से इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये हो गए पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरे हो गए नॉन रेजिडेंट इंडियन जो वर्क कर रहे हैं USA, कनाडा वगैरह में, तो वो लोग भी। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है या जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो भी हमारी पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? अर्लियर जवाहरलाल नेहरू वांटेड ओवरसीज इंडियंस टू फुली इंटीग्रेट इनटू देयर न्यू कंट्रीज। ठीक है, लेटर गवर्नमेंट एनकरेज्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। एग्जाम्पल, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट्स ओवरसीज इंडियंस एंड एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एक ऐसा टाइम था जब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो अपनी नई कंट्रीज में अच्छे से रहें, वहीं पे इंटीग्रेट हो जाएं। बट बाद में हमने क्या देखा कि बाद में जो सरकारें आई उन्होंने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मेंटेन करने की बात की। जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस जब मनाया जाता है तो इसका मतलब है कि हम उन लोगों को एनकरेज कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एनआरआईज का रहता है। एनआरआईज कैन इन्फ्लुएंस द फॉरेन गवर्नमेंट। इंडियन अमेरिकंस helped improve the US understanding of India and support for India on security issues. इसके अलावा थिंक टैंक्स होते हैं। थिंक टैंक्स हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं
दैट स्टडी पॉलिसीज एंड गिव एक्सपर्ट एडवाइस। समझ रहे हो, थिंक टैंक्स क्या होते हैं? दे आर आवर research organizations that study policies and give expert advice. They help the governments to understand the problems and the solutions. Problems को समझना, उनके solutions को provide करना. Think tanks are a kind of research organizations. For example, we have Institute for Defense Studies and Analysis जो study करता है about the defense, about the foreign policy and about the security. और फिर उसके बाद वो सरकार को क्या देता है? सजेशंस देता है। तो ऑब्वियसली उसके दिए हुए सजेशन सरकार मानती है एंड दिस वे थिंक टैंक्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ इंडिया। इट गिव्स सजेशंस टू द गवर्नमेंट। अदर थिंक टैंक्स आल्सो ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स, दे ऑर्गेनाइज डिस्कशंस, they publish some kind of research papers also. So their aim is to मेंटेन बेटर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को और बेटर करने में वो लोग भी हेल्प करते हैं। हमने काफी कुछ पढ़ लिया है अभी तक और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो जानकारी भले ही मतलब आपके एग्जाम में तो आपकी काम आएगी ही आएगी, उसके अलावा आपके जीवन में भी काम आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी नई नई चीजें जानी है। हमने जाना है कि किस तरीके से देश काम करता है, किस तरीके से किसी देश के अंदर फॉरेन पॉलिसी काम करती है। भारत के बारे में हमने जाना है कि हमारे देश में किस तरीके से चीजें इवॉल्व होती हैं। नाउ लेट्स सी, पूरा का पूरा एक ओवरव्यू लेंगे अब हम यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि कैसे ये इवॉल्व हुई है धीरे धीरे। लेट्स डिस्कस। First of all, we will discuss about the era of Jawaharlal Nehru, which was starting right after the independence in the year 1947 and ended in 1964. So after India became independent in 1947, the country needed a clear foreign policy, how India would deal with other countries. So आज़ादी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी बनाते हैं। So जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, it was shaped by Jawaharlal Nehru. So at that time, the world was going through the Cold War. So the world was divided into two powerful groups. We all know कि दो ग्रुप्स थे, एक था आपका यूएसए और उसके एलीज जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे जो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। देन वी हैव यूएसएसआर विच इज ऑल्सो नोन एज सोवियत यूनियन एंड उसके एलीज थे जो सपोर्ट करते थे, कम्युनिस्ट थे। नेहरू बिलीव दैट इंडिया शुड नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन आइदर ग्रुप। सो एट दैट टाइम ही बिलीव कि इंडिया किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जाएगा एंड ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द foreign policy during Jawaharlal Nehru era, it is very important that we will write about the नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब है कि इंडिया किसी भी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी पावरफुल कंट्री के साथ वो नहीं जाएगा एंड वुड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। सो एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं, नाटो और वॉर्सो पैक्ट हुआ था। ऐसा हुआ था कि यूएसए ने एक बनाया था नाटो कि अगर आप नाटो में शामिल होते हो तो आपका यूएसए के साथ रहेगा, आपको कैपिटलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप यूएसएसआर के साथ हो तो आपको वॉर्सो पैक्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। बट इंडिया नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं था। नाउ लेट्स सी कि नॉन अलाइनमेंट का रियल मीनिंग क्या था। सो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? नॉट टेकिंग पार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट ना लेना। बट नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है दैट इंडिया कुड सपोर्ट और अपोज एनी कंट्री डिपेंडिंग ऑन द जस्टिस, ऑन पीस एंड नेशनल इंटरेस्ट। सो इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, नॉट पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि बिल्कुल ही नहीं जाना, बट स्टिल इंडिया जस्टिस, पीस के मुद्दों को लेकर बात कर रहा था उस टाइम पे। सो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है दैट नॉट टेकिंग पार्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। तो मेन गोल क्या था नेहरू का? ही वांटेड टू एंड कोलोनियलिज्म एट दैट टाइम, क्योंकि हमने फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, हमने खुद ब्रिटिश रूल को सफर किया था। वी वर अगेंस्ट द रेसिज्म ऑल्सो, इंडिया अपोज द अपार्थीड, वी स्टेड अवे फ्रॉम एनी पावरफुल ब्लॉक, क्योंकि अगर हम किसी पावरफुल ब्लॉक में जुड़ेंगे तो फिर हमें उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके बताई गई चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ही बिलीव दैट इंडिया शुड कीप इट सॉवरनिटी, अपने देश की संप्रभुता को बना के रखने के लिए, अपने देश के इंडिपेंडेंट डिसीजंस को बना के रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी पावरफुल ब्लॉक में शामिल ना हो। एंड इज टू बिल्ड फ्रेंडशिप विद द एशियन कंट्रीज। तो ही वांटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशन with our Asian neighbors, especially with the China. At that time, we also had a slogan called Hindi Chini Bhai Bhai. That means Indian and Chinese, they all are brothers. So friendship build करना उनका एक मोटिव था। कश्मीर का इशू इंपॉर्टेंट था। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान ट्राइबल अटैकर्स को जो है सपोर्ट करता था। नेहरू ने इस इशू को यूएन के सामने वो लेकर जाते हैं बिकॉज ही बिलीव कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व करवा सकती हैं। फिर इंडिया ने नेहरू के समय कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इशू फेयरली, कश्मीर इशू कनेक्ट हो जाता है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के साथ। पाकिस्तान ने यूएस मिलिट्री को ज्वाइन किया, मतलब अलायंस में जुड़ गया वो सीएटो एंड सेंटो के साथ। इन रिटर्न पाकिस्तान को किससे हेल्प मिलने लग गई थी? मिलिट्री हेल्प मिलने लगी यूएसए से। ओके, यूएसए प्लस
पाकिस्तान से उसको हेल्प मिलने लग गया। इंडिया फेल्ट दैट कोल्ड वॉर राइवलरी हैज एंटर्ड साउथ एशिया, और वहां से हम देखते हैं कि साउथ एशिया में भी कोल्ड वॉर की राइवलरी एंटर कर जाती है। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया उस समय कि इंडिया यूएसएसआर के साथ अपनी फ्रेंडशिप को ग्रो करे। सो इवन दो इंडिया फॉलोड नॉन अलाइनमेंट, इंडिया स्लोली बिकेम क्लोजर टू द सोवियत यूनियन। व्हाई? Because USA and UK often supported Pakistan on Kashmir, USSR supported India in the UN. ओके, तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था और इंडिया को भी फिर सपोर्ट मिल रहा था। द सोवियत यूनियन ने वहां पे अपनी वीटो पावर लगाई ताकि किसी भी प्रकार का एंटी इंडिया प्रपोजल यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पास ना हो सके। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन गुड टाइज विद द सोवियत यूनियन so that we can also use its veto power. तो because of this इंडिया ने यूएसएसआर को और भी ट्रस्ट किया था। Now during India-China relation we had a पंचशील एग्रीमेंट also. इंडिया और चाइना ने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है नेहरू और जोउ एनलाई के बीच में। तो पंचशील वही 5 प्रिंसिपल्स जो कि हमने ऊपर भी पढ़े थे, वो 5 प्रिंसिपल्स पे ये बेस था। सिंपल मीनिंग था कि कंट्रीज पीसफुली रह पाएंगी। तो नेहरू की थोड़ी सी बस मिस्टेक हो जाती है। नेहरू को ये लगने लगा था कि इफ आई मेड फ्रेंडशिप विद चाइना तो मैं वॉर को प्रिवेंट कर सकता हूँ, बट दिस आइडिया समटाइम्स called defense by friendship, but India believed China would not attack. Because of this belief, इंडिया ने अपने बॉर्डर को प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया चाइना वॉर होता है इन द ईयर 1962 और चाइना ने अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया एंड इंडियन आर्मी वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड, द वॉर एक्सपोज। अब वहां पे उस वॉर के बाद हमें कुछ चीजें पता लगी। क्या चीजें? कि हमारी मिलिट्री कितनी वीक है, हमारा इंटेलिजेंस कितना पुअर है, एंड वी आर वेरी लेस प्रिपेयर्ड अबाउट द वॉर बिकॉज हमें लगा कि वी आर फ्रेंड्स विद चाइना तो वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। सो इफेक्ट्स ऑफ द 1962 वॉर क्या होता है कि इट वॉज अ मेजर शॉक फॉर इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें चीज क्या पता चली कि फॉरेन पॉलिसी हमारी वीक है। इंडिया ने फोकस करना शुरू करा मिलिट्री पे और डिफेंस मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया और इंडिया अंडरस्टूड दैट फ्रेंडशिप अलोन कैन नॉट गारंटी सिक्योरिटी एंड दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इट इज अ वेरी गुड स्टोरी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में चीजें बहुत अलग थी क्योंकि देश आजाद हुआ था, उनके लिए भी डिफिकल्ट था चीजों को समझना। नाउ वी हैव लाल बहादुर शास्त्री एरा जिन्होंने नेबरहुड सिक्योरिटी पे फोकस किया। आफ्टर नेहरू डेथ लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो फोकस करते हैं इमीडिएट नेबर पे, बट उनके समय हमें रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है। रन ऑफ कच्छ इंडिया पाकिस्तान के था, एक मार्शी बॉर्डर रीजन है एंड ब्रिटेन ने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हेल्प किया था। देन वी हैव इंडो पाक वॉर इन ईयर 1965। पाकिस्तान का विश्वास था कि क्योंकि अब इंडिया 1962 में वीक हो चुका है तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अटैक किया। इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली एंड इवन ओपन अनदर बैटल फ्रंट नियर लाहौर। दिस सरप्राइज द पाकिस्तान। फिर हमारा ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, वो भी इनके समय ही हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ सोवियत लीडर एलेक्सी कोजिगिन, शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। India returned captured territories. Some people in India criticized this decision because they felt India gave away military advantage. क्योंकि हमने पाकिस्तान की टेरिटरीज को वापस कर दिया था और उस एग्रीमेंट के बाद ही शास्त्री सैडली मर जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी का एरा 2 टाइम में है, मतलब 66 से 77 और 80 से 84 है। अब अंडर इंदिरा गांधी क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है नाउ इट विल बिकम मोर प्रैक्टिकल, सिक्योरिटी ओरिएंटेड एंड मोर पावरफुल अब आपकी हो जाएगी। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर की तरह आएगा। उनके समय में हमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आप देखोगे कि बांग्लादेश आजाद हो जाएगा आपके वेस्ट पाकिस्तान से एंड शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्ट कर लिया जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश। सो बट पाकिस्तान मिलिट्री रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर जिसकी वजह से वायलेंस होता है, किलिंग्स होती हैं, जेनोसाइड हमें देखने के लिए मिलता है। 12 मिलियन रिफ्यूजीज के बाद इंडिया में एंटर कर जाते हैं और इंडिया में बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। इंदिरा गांधी ने केयरफुली मिलिट्री एक्शंस लिए। इंडिया अटैक्ड व्हेन विंटर स्नो ब्लॉक्ड चाइनीज माउंटेन रूट्स, रिड्यूस चांसेस ऑफ चाइनीज इंटरवेंशन। तो इंडिया The war ended with surrenders of 90,000 पाकिस्तानी soldiers, creation of a new country. तो इंडिया ने अटैक कब किया? जब चाइनीज रूट्स बंद हो गए ताकि ऐसा ना हो कि चाइना बीच में इंटरवीन कर जाए। तो बांग्लादेश,
तो एक नई कंट्री बनी क्या, आपका बांग्लादेश बना। दिस बिकम्स वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री। सुपर पावर पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द वॉर क्या थी, तो द यूएसए सपोर्टेड द पाकिस्तान, अमेरिका सेंड द वॉरशिप, ठीक है, यूएसएस एंटरप्राइज उसने भेजा टू द बे ऑफ बंगाल। India saw this as a pressure and intimidation. The Soviet Union supported India. So USA supported Pakistan at that time, and Soviet Union supported India by sending the naval support, using its veto power in the UN against anti-India resolutions. This strengthened Indo-Soviet friendship. और इंडो सोवियत ट्रीटी होती है 1971 में। सो बिफोर द वॉर इंडिया साइंड इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। मेन आइडिया क्या था कि इंडिया और यूएसएसआर कंसल्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे थ्रेट के समय। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने नॉन अलाइनमेंट को खत्म कर दिया, बट इंडिया बिलीव इट वाज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। सिमला एग्रीमेंट होता है, इंदिरा गांधी मिलती है जुल्फिकार अली भुट्टो से और साइन होता है सिमला एग्रीमेंट। मेन पॉइंट क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें पीसफुली सॉल्व करेगा थ्रू डायरेक्ट टॉक। दिस मेंट नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। फिर पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में होता है एंड इट वाज नोन एज द पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, PNE। इसका पर्पस था कि इंडिया दुनिया को दिखा सके कि वो कितना केपेबल है इन द न्यूक्लियर वेपन्स, एंड जो भी न्यूक्लियर प्रेशर पड़ रहा था पावरफुल कंट्रीज से उसको रोका जा सके। सो यहाँ पे हमने अपने तीनों प्रधानमंत्रियों के समय में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसके बारे में जाना है, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ इन 3 के बारे में था और अब तो कुछ न्यू सिलेबस आएगा तभी आपके और चीजें इसमें ऐड हो पाएंगी। नाउ वी हैव यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। सो इंडिया और के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि यूएस ने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। सो एज यू ऑल नो दे बोथ आर डेमोक्रेसीज बट देयर रिलेशनशिप इज कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 द यूएसए उस समय एक पावरफुल सुपर पावर था। इंडिया उस समय एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, बट बोथ कंट्रीज फॉलो डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेस। अब दोनों कंट्रीज ने अलग अलग अप्रोचेस को अपनाया। सो नाउ इंडिया की अप्रोच नॉन अलाइनमेंट की रही, जबकि यूएस ने अलायंस सिस्टम चलाया और इंडिया ने यूएस का जो मिलिट्री अलायंस था उसको अपोज किया, ना कि सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान ने इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया था और इंडिया को लगा कि इस सब की वजह से बिना फालतू में ये कोल्ड वॉर का जो चल रहा है पूरा राइवलरी, ये साउथ एशिया में एंटर करता है। फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो कोल्ड वॉर के समय जो कश्मीर का इशू हुआ 1947 में, जब पाकिस्तान ने ट्राइबल फोर्सेस को सपोर्ट किया और अटैक हुआ जम्मू कश्मीर पे, इंडिया को लगा दैट यूएसए विल सपोर्ट इंडिया, बट इंडिया वाज वेरी अनहैप्पी एट दैट टाइम। द यूएसए ट्रीटेड इंडियन पाकिस्तान इक्वली इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पाकिस्तान एज अ एग्रेसर। तो पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं गए। द यूएसए सपोर्टेड डिस्कशंस इन द यूएन रेदर देन क्लियरली सपोर्टिंग इंडिया। तो यूएसए ने क्लियरली इंडिया को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इंडिया की जो फीलिंग रही यूएसए के साथ वो यही है कि यूएसए वाज बिकमिंग प्रो पाकिस्तान, दैट मींस ही इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। एंड पीक टेंशन हमें 1971 में देखने के लिए मिलता है जब यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। समझते हो? तो इंडिया के और यूएस के रिलेशंस वहां पे बैडली डैमेज हो जाते हैं। लेटर 1971 में जब सिमला एग्रीमेंट यूएसए सपोर्ट करता है, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल टॉक्स को सपोर्ट करता है, तो रिलेशन थोड़े से अच्छे होते हैं। लेकिन जो यूएसए है वो कश्मीर को उस समय तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता था, वाइल इंडिया व्यूड इट एज अ इंटरनल मैटर। फिर यूएस मिलिट्री जब पाकिस्तान की हेल्प करती है, सो द यूएसए साइन मिलिट्री एग्रीमेंट्स विद द पाकिस्तान। ओके, सो इन 1954 और 59 में क्या होता है कि यूएसए मिलिट्री एग्रीमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ साइन करता है। अमेरिका क्लेम करता है दैट दीज वेपन्स वर नॉट ओनली फॉर स्टॉपिंग कम्युनिज्म बट Pakistan used many of those weapons against India. This increased India distrust toward the USA. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्योंकि यूएसए के रिलेशनशिप्स पाकिस्तान के साथ अच्छे थे, दिस इज द मेन रीजन कि इंडिया यूएसए पे ट्रस्ट नहीं करता था। पाकिस्तान यूज्ड यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट ड्यूरिंग वॉर्स विद इंडिया। अब हमें न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सो अ मेजर इशू क्या था न्यूक्लियर वेपन्स का। इन द 1964 चाइना बिकम अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया बिकेम वरीड अबाउट द सिक्योरिटी। अब न्यूक्लियर आपका नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में की गई उसमें यूएस से सपोर्ट करता था, पर इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया और बोला कि ये ट्रीटी अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है। एक बात हमें बताओ कि क्यों केवल 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं, हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इस वजह से इंडिया ने उसको अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया था। बट अदर कंट्रीज वर टोल्ड दैट यू कैन नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया बिलीव रूल्स शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। सो इंडिया भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट
1974 में फिर कर देता है। एंड इसकी वजह से यूएसए एंग्री हो जाता है और रिलेशनशिप खराब हो जाता है। और यूएस चाइना की फ्रेंडशिप वर्सेस इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप भी हमने देखा कि 1970s में जो यूएसए है उसने चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छा किया, इसी वजह से इंडिया भी यूएसएसआर के साथ अच्छा हो जाता है। तो पॉजिटिव साइड क्या रही कि डिस्पाइट दिस एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए कभी एनिमीज नहीं थे। द यूएसए ने इंडिया का ड्रॉट के टाइम पे, फूड शॉर्टेज के टाइम पे, फेमाइंस के टाइम पे हेल्प किया है। अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया है इन द फूड एड। तो रिलेशंस हमें मिक्स देखने के लिए मिलते हैं। जब पोखरण 2 1998 में होता है तो नए रिलेशंस की शुरुआत होती है। न्यूक्लियर टेस्ट होता है 1998 में। इंडिया पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करता है। इंडिया सेड इट नीडेड न्यूक्लियर वेपन फॉर सिक्योरिटी। क्या कि सिक्योरिटी के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, नाउ चाइना और पाकिस्तान की वजह से ऐसा था। तो यूएसए इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर उसने लगाए और रिलेशंस टेंस हो जाते हैं। फिर कारगिल वॉर होता है 1999 में। तो कारगिल वॉर में जब पाकिस्तान एलओसी को क्रॉस करता है, दिस टाइम जो यूएसए है उसने इंडिया को सपोर्ट किया more than before. At that time, Bill Clinton was the president of USA and he pressurized the Pakistan to withdraw from LOC. America also praised India because India did not cross the LOC and acted with a restraint. This improved the trust. फिर क्लिंटन सन 2000 में भारत आते हैं and in the March 2000 this visit became a major turning point. India and the USA began a new strategic partnership. So it was the era of George Bush. अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिलेशंस काफी स्ट्रांग हुए। अमेरिका सॉ चाइना एज अ कॉम्पिटिटर। नाउ इंडिया is a very important democratic partner in Asia. So strategic relations improves quickly after 9/11 अटैक जब होता है आपका 9/11 का, तो इंडिया ने अगेंस्ट टेररिज्म हेल्प किया। प्रॉब्लम पाकिस्तान को लेकर थी। द यूएसए मेड पाकिस्तान अ फ्रंटलाइन एली इन द वॉर ऑन टेरर। अब इंडिया दोबारा से फ्रस्ट्रेट हो गया है। वाई? बिकॉज इंडिया बिलीव्ड पाकिस्तान इज लिंक टू टेररिज्म एंड इट इज ट्राइंग टू अफेक्ट इंडिया ऑल्सो। फिर इंडिया में हमें मेजर टेरर अटैक्स देखने के लिए मिले। कश्मीर असेंबली अटैक इन 2001 और 2001 का पार्लियामेंट अटैक। तो इंडिया एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग यूएस एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तान, बट अमेरिका ने एनकरेज किया केवल डायलॉग बिटवीन बोथ कंट्रीज कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बातचीत कर लें। कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन वहां पे नहीं लिया गया। So India sometimes viewed this as a double standard on terrorism. Now जब यूएस इन्वेड करता है इराक में तो वहां पे भी इंडिया फिर डिसअग्री है। इंडिया ने अपने ट्रूप्स नहीं भेजे, ठीक है, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द यूएन। सो प्रेजेंट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो इवन दो डिसएग्रीमेंट है, बट इंडिया यूएस का रिलेशन आज के समय में कॉपरेशन का ही है। नाउ एट द फाइनल कंक्लूजन, पहले की रिलेशनशिप was based on mistrust and disagreements, but nowadays modern relationship is based on strategic partnership and on cooperation. Now let's understand the relationship with the European Union. European Union आपका यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है जो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली काम करते हैं and it is one of the world's largest trade bloc, meaning many countries trade together like one big market. Now EU is very important. The EU is powerful because it handles a huge amount of वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड के ट्रेड का भारी मात्रा में ये हैंडल करते हैं वर्ल्ड ट्रेड को, इकोनॉमीज को। इनके पास इन जितने भी कंट्रीज आपके यूरोपियन यूनियन में हैं, दे ऑल हैव एडवांस इकोनॉमीज। मेजर पावर्स हैं वहाँ पे, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इंडिया और ईयू के रिलेशन कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि यूरोप उस समय इंडिया पे इतना फोकस नहीं करता था, बिकॉज उस समय जो साउथ एशिया है वो सीन अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। इंडिया फॉलोड द नॉन अलाइनमेंट, सो रिलेशंस रिमेन लिमिटेड। बट 1973 में जब ब्रिटेन यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है, यूरोप बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन इंडिया। नाउ इंडिया एंड यूरोप साइन देयर फर्स्ट ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 1973। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कब से शुरुआत होती है, 1973 से होती है। फिर पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी इंडिया यूरोप का स्टार्ट हो जाता है, पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द बोथ, डेमोक्रेसी को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके। अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कश्मीर इशू पे तो ईयू एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल अप्रोच अपनाता है, बट इंडिया समटाइम्स फील कि जो
ईयू है वो पाकिस्तान को क्यों नहीं करता क्रिटिसाइज, फिर ह्यूमन राइट का मुद्दा ईयू में उठता है। सो ईयू ऑफन रेजिस कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर, तो इंडिया यहाँ पे रिप्लाई करता है दैट टेररिस्ट वायलेंस आल्सो वायलेट्स ह्यूमन राइट्स, सो डिसएग्रीमेंट्स एग्जिस्ट। तो दोनों के बीच में ह्यूमन राइट्स को लेके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। और 1998 में जो न्यूक्लियर का मुद्दा है एनपीटी का, सो ईयू क्रिटिसाइज इंडिया एंड आस्क्ड इट टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। Unlike the USA, the EU did not impose strong economic sanctions. बट ईयू ने कभी भी इंडिया पे यूएसए की तरह इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए। सम यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्टेड इंडिया हैज सिक्योरिटी कंसर्न। नाउ एक मेजर एग्रीमेंट 1994 में होता है दोनों के बीच में, जिसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बढ़ाया गया। फिर धीरे धीरे ईयू भी इंडिया का एक ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। द ईयू ऑल्सो इन्वेस्टेड मनी इन इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और मशीनरी में उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। बट वी हैव to see some problems in the trade. Even though the trade has increased, we face some difficulty because Europe has strict trade rules. Like we need to pay high tariff on the clothes, on the footwear, and quality जो standards हैं they are related to health और labor laws को लेकर Indian products sometimes struggle to enter European market due to strict standards. So at the final conclusion हम समझते हैं कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है कोल्ड वॉर के समय जो थे मिसट्रस्ट और पाकिस्तान के इशू को लेकर खराबी थी, और आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अच्छा है। ईयू के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें डिसएग्रीमेंट है कश्मीर और ह्यूमन राइट्स और न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। नाउ लेट्स सी रिलेशंस विद रशिया। ओके, इन दिस यूनिट दिस इज द लास्ट यूनिट। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आपके एग्जाम की 50% प्रिपरेशन हो चुकी है। बाकी की 50% आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो से हो जाएगी। आई होप कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे। आप ज़रूर कमेंट करके बताना बिकॉज इट्स बीन एन आवर एंड मोर देन एन आवर आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली। नाउ जो रशिया के साथ रिलेशनशिप है उसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी वर क्लोज टू यूएसएसआर, है ना। यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया है। डिफेंस रिलेशनशिप अच्छा है। इंडिया के जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के वहाँ से आते हैं। और जब यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है तो रिलेशंस थोड़े से अनसर्टेन हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूनाइटेड ये क्या है आपका सोवियत जो आपका ब्लॉक है उसके कोलैप्स के बाद, सोवियत यूनियन के बाद रिलेशंस अनसर्टेन है बिकॉज रशिया वेस्ट के साथ अब टाइज को क्लोज करना चाहता है एंड उसने इंडिया के ऊपर अपना जो फोकस है वो रिड्यूस कर दिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए। अब रिलेशंस की रिकवरी हमें मिड 90s में देखने के लिए मिलती है व्हेन रशिया अगेन टर्न बैक टू इंडिया। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया का हेल्प ज़्यादा नहीं किया, फिर नाटो धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, तो एट दैट टाइम रशिया वॉज वरीड, तो रशिया ने अपने टाइप्स को वापस से रिज्यूम किया और इंडिया में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट को सपोर्ट करते हुए हमारी कारगिल वॉर में हेल्प की। नाउ टुडे डिफेंस कोऑपरेशन अच्छा है बट ट्रेड बिटवीन द पीपल अभी लिमिटेड है। चाइना और इंडिया का रिलेशन स्टार्टिंग में हमारा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन था, जैसे कि हमने पंचशील एग्रीमेंट पढ़ा, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई था। बट प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारी मैकमोहन लाइन और अक्साई चिन को लेकर मुद्दे शुरू होते हैं, हमारी उनके साथ वॉर होती है, हम वॉर को बैडली हार जाते हैं, अपनी टेरिटरी को खो देते हैं और रिलेशंस हो जाते हैं हमारे बिटर। फिर एक कूलिंग पीरियड आता है जब रिलेशंस थोड़े बेटर हो जाते हैं बट चाइना पाकिस्तान के क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो 1988 में राजीव गांधी चाइना जाते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है। आज के समय में पीस एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन हो चुका है। ट्रेड जो है वो 2000 तक सन में बढ़ गया था बट टेंशंस आज भी हैं बॉर्डर्स को लेकर, चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को लेकर और मिलिट्री के मिसट्रस्ट को लेकर कुछ टेंशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। नाउ वी विल डिस्कस इंडिया एंड जापान रिलेशन। तो कल्चरल हमारा उनके साथ कनेक्शन है, जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से जापान गया, इंडिया ने जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सपोर्ट किया। इंडिया के जो जज थे, जज रिजेक्टेड हार्श पनिशमेंट ऑफ जापान आफ्टर द वॉर, जापान रिस्पेक्टेड इंडिया फॉर दिस। फिर हमें कोल्ड वॉर डिस्टेंस, जापान क्योंकि यूएसए का एली था,
India followed non-alignment, so relations stayed the weak at that time during the Cold War. Now we will also Japan did not supported India during the war in the year 1962 और 65. इम्प्रूवमेंट 90s के बाद हम देख पाते हैं जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, ठीक है, व्हेन वी स्टार्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन and liberalization in our economy, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ एंड जापान बिकेम अ मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया. अब प्रॉब्लम की मूवमेंट आती है जब 98 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो जापान ने अपना एड रोक दिया, बट बाद में रिलेशंस हमारे अच्छे हो गए. नाउ टुडे इंडिया एंड जापान आर वेरी क्लोज पार्टनर्स बिकॉज दे बोथ डिपेंड ऑन द सी ट्रेड रूट्स, बोथ वरी अबाउट द चाइना राइज एंड बोथ सपोर्ट स्टेबिलिटी इन एशिया. सो गाइज यूनिट नंबर 1 से 8 कंप्लीट हो गया है. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो. तो जो भी हमारी न्यू क्लासेस आएंगी या फिर हमारी लाइव क्लासेस आएंगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलता रहेगा. उसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है. एंड जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो आप हमारे इस नंबर पे भेज सकते हो. इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना इज दिस वीडियो हेल्पफुल और नॉट.